एशिया के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक ऐसा शिकारी बसता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये हैं ढोल, जिन्हें एशियाई जंगली कुत्ता भी कहा जाता है। भारत से लेकर चीन से नेपाल, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले ये जीव जंगल के सबसे कुशल शिकारियों में से एक हैं। इन्हें भूलकर भी सामान्य कुत्ता या भेड़िया समझने की गलती न करें। ये भौंकते या कराहते नहीं हैं। घने जंगलों में अपने साथियों से संपर्क करने के लिए ये एक अनोखी सीटी बजाते हैं। एक ही समय पर तेज सीटी और हल्की भौंकने की आवाज। इसी द्विध्वनि की वजह से इन्हें द व्हिस्लिंग डॉग्स कहा जाता है। इसी आवाज से ये अपने शिकार के दौरान अपनी पूरी सेना को नियंत्रित करते हैं। फुर्ती ऐसी कि शिकार का पीछा करते समय ये हवा में 7 फीट से ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। इनकी शारीरिक बनावट भी इन्हें खास बनाती है। अन्य कुत्तों और भेड़ियों के 42 दांतों की तुलना में ढोल के 40 दांत होते हैं। इनके निचले जबड़े में एक दाढ़ कम होती है। प्रकृति का ये अद्भुत डिजाइन इन्हें मांस को और तेजी से काटने और चबाने में मदद करता है। पूरी तरह से मांसाहारी ये जीव जब शिकार पर निकलते हैं तो जंगल का कोना कोना कांप उठता है। एक अकेले ढोल का वजन भले ही 10 से 17 किलो हो, लेकिन इनका टीम वर्क इतना खतरनाक होता है कि ये 17 किलो तक के भारी भरकम चीतल, सांभर, बारहसिंघा और जंगली सुअर को भी आसानी से मार गिराते हैं। और हां, ये पानी से डरते नहीं, बल्कि बेहतरीन तैराक होते हैं। इनकी सबसे चालाक रणनीति होती है शिकार को पानी की तरफ खदेड़ना, ताकि उसकी गति धीमी हो जाए और फिर खेल खत्म। इनका साहस अकल्पनीय है। 15 से 20 ढोल का एक बड़ा झुंड इतना आक्रामक हो सकता है कि वे अपने शिकार के लिए तेंदुओं और यहां तक कि जंगल के राजा बाघ को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये खूंखार शिकारी एक बेहद समर्पित परिवार वाले भी हैं। जब झुंड शिकार पर जाता है तो कुछ वयस्क मांद में पिल्लों की रखवाली के लिए रुक जाते हैं। शिकार के बाद शिकारी वापस आकर अपने पेट से मांस उगलकर पिल्लों और रखवालों को खिलाते हैं। झुंड का हर सदस्य बच्चों के लालन पालन में अपना योगदान देता है। दुर्भाग्य से जंगल के ये चतुर शिकारी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इन्हें लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। पूरी दुनिया में अब केवल कुछ ही हजार ढोल ही बचे हैं। तेजी से कटते जंगल, शिकार की कमी और पालतू कुत्तों से फैलने वाली रेबीज जैसी बीमारियों ने इन्हें विलुप्ति के कगार पर खड़ा कर दिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मछली की जो आकार में सिर्फ एक मटर के दाने जितनी है। लेकिन जिसके तेवर किसी बड़े शिकारी से कम नहीं।
मिलिए ड्वार्फ पफर फिश से। अपनी मासूम शक्ल और छोटे आकार के बावजूद ये पानी की दुनिया का एक अद्भुत और निडर अजूबा है। इसे पी पफर भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे छोटी पफर फिश प्रजाति है। पूरी तरह से विकसित होने पर भी इनकी लंबाई सिर्फ 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये मुख्य रूप से भारत की निवासी है, जो केरल और दक्षिणी कर्नाटक के पश्चिमी घाट की मीठे पानी की नदियों में पाई जाती है। कई अन्य पफर फिश के विपरीत, जिन्हें खारे पानी की जरूरत होती है, हमारी ड्वार्फ पफर 100% मीठे पानी की मछली है। इनकी शारीरिक बनावट इन्हें एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। इनकी आंखें किसी गिरगिट की तरह स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, यानी ये एक ही समय में 2 अलग-अलग दिशाओं में देख सकती हैं। और तैरने का अंदाज आम मछलियों की तरह सीधे तैरने के बजाय ये पानी में किसी हेलीकॉप्टर की तरह एक ही जगह पर मंडरा सकती है। ये खूबी इन्हें अपने शिकार पर छिपकर वार करने में माहिर बनाती है। दिखने में ये भले ही प्यारी लगें, लेकिन ये पूरी तरह से मांसाहारी होती हैं। इनका पसंदीदा भोजन है सूक्ष्म जीव, छोटे कीड़े और छोटे घोंघे। घोंघे का सख्त खोल चबाने से इन्हें अपने लगातार बढ़ते नन्हे दांतों को घिसने और सही आकार में रखने में मदद मिलती है। लेकिन सावधान, ये मछलियां बेहद क्षेत्रीय और आक्रामक होती हैं। ये दूसरी मछलियों के पंख कुतरने के लिए कुख्यात हैं। इसीलिए एक्वेरियम में इन्हें अकेले या केवल अपनी ही प्रजाति के साथ रखना सबसे सुरक्षित है। इनका जीवन काल आमतौर पर 4 से 5 साल का होता है। आकार में इतनी छोटी होने के बावजूद ये बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु होती हैं। ये अपने मालिक को आसानी से पहचान सकती हैं। और जब कोई टैंक के पास आता है तो ये किसी पालतू पपले की तरह शीशे के पास आकर खाना मांगने लगती हैं। छोटी सी जान लेकिन खूबियों की खान, ड्वार्फ पफर फिश हमें सिखाती है कि प्रकृति में आकार से ज्यादा आपकी क्षमताएं मायने रखती हैं। एक ओर जहां नन्ही ड्वार्फ पफर फिश गहरे पानी में अपनी अटखेलियों का जादू बिखेरती है, वहीं दूसरी ओर नीलगिरी तहर खड़ी चट्टानों पर गुरुत्वाकर्षण को ही चकमा दे देता है। ये एक ऐसा जीव है जो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि इस प्राचीन भूमि की संस्कृति, इतिहास और पारिस्थितिकी का एक अभिन्न हिस्सा है। ये तमिलनाडु का गौरवशाली राज्य पशु है,
लेकिन आज इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में गिना जाता है। केरल का इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान इनकी सबसे बड़ी आबादी का घर है। नीलगिरी तहर का मुख्य निवास स्थान केरल और तमिलनाडु की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद घास के मैदान और चट्टानें हैं। वे इन कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए ही बने हैं। इनके शरीर पर छोटे और खुरदुरे बाल होते हैं। नर तहर मादाओं की तुलना में बड़े और गहरे रंग के होते हैं। नर और मादा दोनों के सींग होते हैं जो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, लेकिन नर के सींग ज्यादा बड़े और मोटे होते हैं। ये जानवर अद्भुत पर्वतारोही है। लगभग 80 से 90 डिग्री की खड़ी और सीधी चट्टानों पर भी ये आसानी से चढ़ और दौड़ सकते हैं। इनके खुरों के बीच एक विशेष प्रकार का गद्देदार हिस्सा होता है जो इन्हें चिकनी चट्टानों पर भी मजबूत पकड़ देता है। जब नर तहर पूरी तरह से वयस्क हो जाता है तो उसकी पीठ और कमर के पास हल्के भूरे या सफेद रंग का एक निशान उभर आता है जो एक काठी जैसा दिखता है। इसी कारण से वयस्क नरों को अक्सर सैंडल बैक कहकर पुकारा जाता है। ये पूरी तरह से एक शाकाहारी जानवर है। इसका मुख्य भोजन विभिन्न प्रकार की घास, छोटी झाड़ियां और पत्तियां हैं। नीलगिरी तहर अक्सर झुंड में रहते हैं, जो इनकी सुरक्षा का एक प्रमुख तरीका है। जब पूरा झुंड पहाड़ पर चल रहा होता है तो उनका एक सदस्य, आमतौर पर एक मादा, किसी ऊंची चट्टान पर प्रहरी के रूप में खड़ी रहती है। जैसे ही उसे चीते या जंगली कुत्तों जैसे शिकारियों का अंदेशा होता है, वो एक विशेष प्रकार की सीटी जैसी आवाज निकालकर पूरे झुंड को सावधान कर देती है। और वे तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगते हैं। नीलगिरी तहर का उल्लेख 2000 साल से भी ज्यादा पुराने प्राचीन तमिल संगम साहित्य में मिलता है। प्रसिद्ध महाकाव्यों में इस पहाड़ी बकरी और इसके निवास स्थान का सुंदर वर्णन किया गया है। स्थानीय तमिल भाषा में नीलगिरी तहर को वरायाड्डू कहा जाता है। पश्चिमी घाट में रहने वाले स्थानीय आदिवासी समुदायों के जीवन में तहर का विशेष स्थान है। मुथुवन जनजाति के बुजुर्गों की लोक कथाओं के अनुसार घने कोहरे और तूफान के समय चरवाहे अक्सर सुरक्षित रास्तों को खोजने के लिए नीलगिरी तहर के पैरों के निशानों का ही पीछा किया करते थे, जो हजारों सालों से इंसान और इस जीव के सांस्कृतिक संबंध को दर्शाते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शिकार और जंगली जानवरों ने इनकी आबादी पर गहरा असर डाला है, लेकिन इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है और हर साल 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये उन समर्पित प्रयासों का सम्मान है जो इस असाधारण जीव को इन धुंधली पहाड़ियों में हमेशा के लिए सुरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं।
इन जंगलों की गहराई में एक खामोश शिकारी भी छिपा हुआ है। मालाबार पिट वाइपर। इसका चौड़ा त्रिकोणी सिर इसे एक खतरनाक और खूंखार लुक देता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके रंग, हरा, पीला, चॉकलेटी या लाल। एक ही प्रजाति का होने के बावजूद ये सांप जंगल के हर रंग में खुद को ढालने में माहिर है। सदाबहार जंगलों के पेड़ों, झाड़ियों और ठंडी चट्टानों के बीच इसका बसेरा है। इसकी मजबूत और घुमावदार पूंछ किसी हुक की तरह काम करती है, जो इसे डालियों पर इस तरह जकड़ लेती है कि ये गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे देता है। इस शिकारी का सबसे बड़ा हथियार है इसका धैर्य। ये बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। शिकार के इंतजार में ये किसी पेड़ की एक ही डाली पर कई दिनों या हफ्तों तक बिना 1 इंच भी हिले मूर्ति की तरह बैठा रह सकता है। जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, ये निशाचर शिकारी सक्रिय हो जाता है। इसके नाम में पिट इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसकी आंखों और नाक के बीच खास थर्मल सेंसर्स होते हैं। घने अंधेरे में भी ये गड्ढे शिकार के शरीर की गर्मी को आसानी से भांप लेते हैं। इसके लिए अंधेरा कोई बाधा नहीं है। ये शिकार का पीछा नहीं करता, बल्कि घात लगाकर हमला करता है। जैसे ही मेंढक, छिपकली या कोई छोटा पक्षी इसके राडार में आता है, इसका हमला बिजली से भी तेज होता है। डसने के बाद ये तुरंत शिकार को निगलता नहीं, बल्कि जहर का असर होने का इंतजार करता है। जब शिकार हिलना बंद कर देता है, तभी ये अपनी दावत शुरू करता है। ये सांप विषैला जरूर है, लेकिन इसका जहर इंसानों के लिए आमतौर पर जानलेवा नहीं होता। हालांकि इसके काटने से होने वाला तेज दर्द, सूजन और मांसपेशियों का नुकसान किसी बुरे सपने से कम नहीं। इस सांप के पास एक और अनोखी कला है। कर्नाटक के जंगलों में इन्हें पानी के अंदर गोता लगाते और अपनी सांस रोकते हुए भी देखा गया है। शिकारियों से बचने या पानी के जीवों का शिकार करने के लिए इनकी ये एपनिया की क्षमता वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैले इन घाटों की ये एक विशेष धरोहर है। मानसून की बारिश में अपने पूरे रंग रूप में नजर आने वाला मालाबार पिट वाइपर भारतीय जंगलों का एक ऐसा अनमोल रत्न है जो प्रकृति की सुंदरता और उसके खौफ दोनों का जीता जागता प्रतीक है।